नमस्कार, भारत भाग्य विधाता में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश सोनी। लोकतंत्र के मेकओवर के इस कार्यक्रम में आज हम आपको लिए चलेंगे बीजिंग। भारत में अक्सर कहा जाता है, देखो हम कहां हैं और चीन कहां से कहां पहुंच गया। और सोचिए, 1978 में भारत और चीन का जीडीपी बराबर था। फिर 36 साल में ऐसा क्या हुआ कि चीन इतना आगे निकल गया। चीन इतनी तेजी से आगे कैसे निकला, ये समझने के लिए मैं चीन के अलग अलग शहरों में गया, बीजिंग गया, बाओडिंग गया, और लगा कि चीन में भले ही लोकतंत्र ना हो, हमारे पास चीन से सीखने के लिए बहुत कुछ है। वैसे भी वर्ष 2014 भारत और चीन की दोस्ती का साल है, तो अब से 1 घंटे तक चीन की सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा और मेरे साथ दिल्ली से होंगे मेरे सहयोगी अमित प्रकाश। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सीसीटीवी, जो चाइना सेंट्रल टीवी है उसका वर्ल्ड हेडक्वार्टर है, जो पीछे आदमी की 2 टांगों की तरह अलग तरह की डिजाइन वाली बिल्डिंग है। लेकिन जो दिखाना चाहता हूं आपको इस जगह से, ये 3 टियर का सिस्टम है, 3 मंजिला। एक तरह से अगर आप देखें, सबसे नीचे आपको जो सड़क दिख रही है वो 12 लेन की सड़क है। इस तरफ 6 और दूसरी तरफ 6, 12 लेन की वो सड़क है। वहां से एक फ्लाईओवर ऊपर आ रहा है, जो कि पहली मंजिल के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। इस वाले में फिर से 12 लेन है टोटल, और यहां से और ऊपर जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त, इस जगह पर 10 लेन का हाईवे है। यानी कि सबसे नीचे 12 लेन, उसके ऊपर पहली मंजिल पर 12 लेन, और यहां पर ये जो फ्लाईओवर आपको दिख रहा है इसमें 10 लेन है। चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा जोर लगाया है और ये उसी का एक उदाहरण है। आकाश ने आपको चीन के बीजिंग की वो तस्वीरें दिखाई जहां 3 टियर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अब आइए दिल्ली, देश की राजधानी। देख रहे हैं आप उस तरफ की सड़क में इतना लंबा और इतना दूर तक खिंचा हुआ ट्रैफिक आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि आगे कंस्ट्रक्शन का काम है। अब यही उदाहरण ले लीजिए, आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इसकी जानकारी लोगों तक सही वक्त पर नहीं पहुंचाई गई, और उसकी वजह से लोग अवॉइड नहीं करते इस सड़क को, यहाँ आते हैं और जाम में फंस जाते हैं। अब आइए तुलना करें सड़क निर्माण की। वर्ष 2011 में चीन ने भारत के मुकाबले सड़क बनाने पर लगभग 14 गुना ज्यादा खर्च किया। 2011 में चीन ने सड़क बनाने पर 209 अरब डॉलर खर्च किए और भारत ने सिर्फ 15 अरब डॉलर। 2011 में चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 616 अरब डॉलर खर्च किए और भारत ने सिर्फ 155 अरब डॉलर। चीन ने जरूरत के मुताबिक अपना प्रोडक्शन भी बढ़ाया है। चीन भारत से 9.5 गुना ज्यादा सीमेंट और क्रूड स्टील का उत्पादन करता है। चीन में छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखा जाता है। प्रदूषण कम करने के लिए सरकार साइकिलों पर सब्सिडी देती है, खास तौर पर इलेक्ट्रिक साइकिल्स पर। चीन में इस तरह की इलेक्ट्रिक बाइक्स को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। इसकी कीमत 10,000 से 40,000 रुपए की है और 6 घंटे तक इसकी बैटरी को चार्ज करना होता है। 6 घंटे आपने इसकी बैटरी को चार्ज कर दिया, उसके बाद आप 40 किलोमीटर इस गाड़ी को चला सकते हैं। जो टॉप स्पीड है वो है तकरीबन 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसके लिए ये येलो बटन है। ये येलो बटन प्रेस करने के बाद आप स्पीड देंगे तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक ये बाइक चली जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे एक ग्रीन बटन है जिसमें क्रूज कंट्रोल है, यानी कि एक स्पीड पे कॉन्स्टेंटली आपको जाना हो तो उस पर भी आप जा सकते हैं। ये बाइक भारत के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है क्योंकि एक ग्रीन बाइक है, पर्यावरण के लिए अच्छी है, लेकिन उसके लिए सरकार को फैसला लेना होगा। भारत में एनसीआर में अमित प्रकाश ने सड़क पर साइकिल चलाने की कोशिश की, लेकिन ट्रैफिक से घबराकर बहुत जल्दी साइकिल से उतर गए। ये बस इस लेन में जा रहा है और मैं बिल्कुल इसके करीब जा रहा हूँ। ना तो इस साइकिल के लिए कोई डेडिकेटेड लेन है जिस पर मैं चलूं और ये मान के चलूं कि अगर इस पे सिर्फ उस लेन पे सिर्फ साइकिल चलती है तो साइकिल वाले ही चल रहे होंगे, पीछे मेरे कोई बस नहीं आ रही होगी। लेकिन यहाँ इस बात की कोई गारंटी नहीं है
अगर आप सड़क पे इस साइकिल को लेके निकलते हैं तो आपके पीछे कोई ट्रक आ रहा है, कोई बस आ रहा है, कोई कार आ रही है, इससे आपको कंसर्न रखना पड़ेगा। अब फर्ज कीजिए 40,000 रुपए खर्च करके आपने इलेक्ट्रिक साइकिल ले भी ली, तो उसको चार्ज कैसे करेंगे? भारत में शहरों में घंटों पावर कट्स होते हैं, पर चीन में कहीं भी बिजली जाती ही नहीं है। जो साइकिल की बैटरी है, इसे चार्ज करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ आमतौर पर लोग रात को अपने घर में बैटरी चार्ज के लिए लगा देते हैं, या कभी रात को नहीं चार्ज कर पाए तो सीट उठा के बैटरी निकाल के ऑफिस में प्लग इन कर देते हैं। बैटरी 6 घंटे में या 5 घंटे में चार्ज हो जाती है। चीन और भारत में इतना फर्क इसीलिए है क्योंकि चीन ने हर स्तर पर प्लान करके काम किया है और हर नागरिक ने उस प्लान में अपना पूरा सहयोग दिया है। बीजिंग से कैमरा पर्सन संकर्षण मलिक के साथ आकाश सोनी और दिल्ली से अमित प्रकाश, जी मीडिया। भ्रष्टाचार भारत की बड़ी समस्या है, लेकिन चीन में क्या होता है? चीन में करप्शन से सरकार कैसे निपटती है? हमने वहां देखा कि योजनाएं इस तरीके से बनाई गई हैं कि भ्रष्टाचार पनप ना सके। योजनाएं ऐसी हैं कि उनसे जुड़कर जनता भ्रष्टाचार से लेकर पर्यावरण तक देश के विकास में भागीदार बन सकती है। कैसे? आप खुद देखिए। इस वक्त हम बीजिंग में, चीन की राजधानी में, लेकिन इन स्काई स्क्रेपर्स पे, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पर अगर आप नजर डालेंगे तो ये पूरी स्काईलाइन देखकर आपको ऐसा आभास होगा मानो कि आप न्यूयॉर्क में या किसी ऐसे अमेरिकी शहर में खड़े हैं जहां ढेरों स्काई स्क्रेपर्स हैं। लेकिन शायद यही चीन संदेश भी देना चाह रहे दुनिया को, और चीन का कहना यह है कि जो कुछ भी अमेरिका करेगा हम उससे बेहतर कर सकते हैं। आजादी मिलने के बाद हमने पाकिस्तान के साथ 3 लड़ाइयां लड़ी और हमेशा हमने अपना टारगेट पाकिस्तान जैसे देश को ही रखा, और इसी वजह से शायद यही वजह रही कि हम कभी भी दुनिया के नंबर 1 देश के साथ मुकाबला नहीं कर पाए। हमारा टारगेट, हमारा मुकाबला हमेशा से पाकिस्तान से ही रहा और आज भी रहता है। अब देखिए चीन में आम लोगों को कितनी बुनियादी सुविधाएं दी जाती हैं। चीन में हर जगह 24 घंटे पीने का पानी आता है। चीन में बिजली कभी नहीं जाती, कहीं नहीं जाती, और उसका कारण है चीन में हर साल भारत के मुकाबले 5 गुना से ज्यादा बिजली पैदा की जाती है। चीन में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में बिजली का 4 गुना कम लॉस होता है। इतना ही नहीं, चीन में बिजली की कीमत भारत के मुकाबले लगभग आधी है। चीन का प्रति व्यक्ति जीडीपी भी भारत के 2 गुना से ज्यादा है। और अब सुनिए भारत की ट्रेनों के बारे में चीन में रहने वाले क्या कह रहे हैं। भारत में लोग ट्रेन की खिड़कियों पर लटक कर और छत पर बैठकर सफर करते हैं, लेकिन चीन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ट्रेन जो हमारे यहाँ जो फैसिलिटी एयर कंडीशंस एसी क्लास को दी जाती है और जनरल क्लास को नहीं मिलती है, यहाँ पे वही फैसिलिटी ऑल क्लासेस को मिलती है। यहाँ पे कोई जनरल वो नहीं है, बट यहाँ पे यही है कि सीटिंग और स्लीपर वही 2 डिफरेंस है, बट अदर थिंग सेम। चीन में ढांचागत सुविधाएं अगर इतनी गजब की है तो उसका कारण है भ्रष्टाचार को यहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल में रखा गया है। उदाहरण के लिए ये खूबसूरत सड़क जो आपको अभी नजर आ रही है, इसी का उदाहरण ले कि यहाँ से अगर 1 किलोमीटर आगे तक किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि उसे सड़क बनानी है, तो अगर यहाँ से वहां तक की सड़क की एक्सपायरी डेट 3 साल बाद की है, उसके पहले अगर ये रोड खराब होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है और उसे अपने खर्चे पे ही रोड वापस बनानी होगी। यही कारण है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है जब भी छोटी सी गलती हो, और उसके बाद कोई कॉन्ट्रैक्टर ये हिम्मत नहीं करता है कि उसकी बनी हुई सड़क खराब हो जाए। अब आइए हिंदुस्तान की बात करते हैं, देश के सड़कों की बात करते हैं, और उसमें भी देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों की बात करते हैं। एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा आपको बताता हूं। अक्टूबर 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के मद्देनजर दिल्ली की सड़कों को वर्ल्ड क्लास बनाने और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुधारने के नाम पर सरकार ने 3 साल में, यानी साल 2007 से 2010 के बीच 16,650 करोड़ रुपए खर्च किए और ये दावा किया कि ये पैसा खर्च किया जा रहा है इन सड़कों को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए। अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जिन सड़कों को आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए?
चीन में कानून का कड़ाई से पालन किया जाता है। चीन के वरिष्ठ नेता बो जिलाई का नाम भ्रष्टाचार के मामले में उछलने के बाद उनका राजनीतिक करियर पूरी तरह खत्म हो गया है। दिल्ली में कैमरा पर्सन सदाशिव सतपथी के साथ अमित प्रकाश और बीजिंग में कैमरा पर्सन संकर्षण मलिक के साथ आकाश सोनी, जी मीडिया। भारत में लोग सुबह शाम इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर सरकार योजनाएं कुछ बेहतर बनाए तो अर्थशास्त्रियों का मानना है कि 50 साल में भारत अमेरिका से आगे निकल सकता है और अगले 30 साल तक भारत की जो वृद्धि दर है जीडीपी की, वो चीन से आगे भी निकल सकती है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम दूसरे देशों के विकास के मॉडल्स को देखें, परखें, समझें और उनकी अच्छी बातों को अपनाएं। चीन के प्रमुख शहरों में इस तरह का अर्बन प्लानिंग सेंटर आपको नजर आएगा। ये अर्बन प्लानिंग सेंटर अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरे शहर का नक्शा है नीचे, और सामने ये बताया जा रहा है कि इस शहर में इस वक्त क्या परिस्थिति है, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कितने रिहायशी इलाके हैं, कितने कमर्शियल इलाके हैं, और साथ ही साथ इस शहर का जो गुजरा हुआ कल है उसमें कौन कौन महान लोग रहे, इसमें कौन कौन से हिस्टोरिकल साइट्स हैं, कैसे उनको बचाया जाना है, कैसे अभी बचाया जा रहा है, कैसे भविष्य में बचाया जाएगा। ये तो बात हुई चीन के एक प्रमुख शहर बाओडिंग की, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली में शहर के अगले 30 साल का प्लान जानने में हमारे सहयोगी अमित प्रकाश के पसीने छूट गए। हिंदुस्तान के एक आम आदमी के नाते, या फिर अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के एक नागरिक के तौर पर, या फिर एक पत्रकार के नाते भी सही, आपका ये हक बनता है कि दिल्ली में अब तक कितना विकास हुआ इस बात को आप जानें, समझें, या फिर आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है, विजन क्या है, ये सब कुछ जानना आपका अधिकार है। अब हम आपको दिखाते हैं देश की राजधानी की तस्वीर। डीडीए के दफ्तर के हम बाहर खड़े हैं और डीडीए जिम्मेदार है दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली विकास प्राधिकरण। आप इसकी पहली या दूसरी मंजिल पे जाएं, जब आपको ये पता करने में घंटों लग जाते हैं कि फला कमरे में जो बाबू रहते हैं, जो बड़े बाबू रहते हैं, जो अफसर रहते हैं, उनका कमरा दाहिनी तरफ है या इस बिल्डिंग की बाईं तरफ है। अगर आप लिफ्ट से उतरें या सीढ़ियों से जाएं तो उस कमरे को ढूंढने में ही आपको आधे घंटे से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। भारत के अधिकारी और एक्सपर्ट्स परेशान हैं कि बड़े बड़े प्लान बनते तो हैं, लेकिन डेडलाइन पर कभी पूरे नहीं हो पाते। 5 स्टोरी मकान बनते आ रहे, पार्किंग की परवाह नहीं है किसी को। अल्टीमेटली क्या होगा, हर एक के घर में 2-2 गाड़ियां हैं, बड़ी परेशानियां हैं। तो आपको तो चेंज कराना पड़ेगा, सिस्टम थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी, गवर्नेंस की थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन चीन में दशकों पहले एक होलिस्टिक प्लान बनता है और अधिकतर बार तय समय से पहले ही वो बनकर तैयार भी हो जाता है। तो अभी ये बता रही थी कि ये जो पहले इलाका इन्होंने दिखाया वो रिहायशी इलाका है, जो 3 बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही है, वहां पर लोग रहेंगे। उसके अलावा जो नीचे वाला एरिया है ये शॉपिंग सेंटर है, वहां बैंक भी होगा। इस तरह से बाओडिंग का फ्यूचर का ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क होगा। देखिए शहर का प्लान पहले से बताकर कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसे बाओडिंग में ये पता कर लिया गया है कि वर्ष 2020 में बाओडिंग शहर की आबादी अगर 30 करोड़ होगी तो उस हिसाब से तैयारी की गई है कि तब तक शहर का जीडीपी किस प्रकार 1000 करोड़ रुपए कर लिया जाएगा। लेकिन भविष्य की प्लानिंग में पुराने बाओडिंग का भी ख्याल रखा गया है। प्राचीन समय से लेकर आज तक ये शहर 1000 साल से ज्यादा पुराना है। तब से लेकर आज तक जितने भी हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनको भी बचाया जाए और साथ ही साथ शहर को मॉडर्न भी बनाया जाए, रहने के लिए आसान बनाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर नए सिरे से डेवलप किया जाए। कुछ जगहों को पूरी तरह से नया बनाया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ ये ख्याल रखते हुए कि पुरानी बिल्डिंग्स का रेस्टोरेशन साथ में होता रहे। यहाँ ये खास बात है कि डेमोक्रेसी में हम बात करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन चीन के सिस्टम में आप देख रहे हैं किस तरह से पारदर्शिता पूरी तरह से बढ़ती जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में। कैमरा पर्सन संकर्षण मलिक के साथ आकाश सोनी, जी मीडिया, बाओडिंग।